हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु चौबीसा एग्री स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। चैप्टर 2 जैविक खेती परिभाषा एवं महत्व, आज इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है नीलहरित शैवाल, जिसे हम काई भी कहते हैं। काई कैसे बनती है, काई का उत्पादन कैसे किया जाता है, आज इसी क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नीलहरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह पानी की सतह पर पाई जाने वाली उपयोगी व लाभदायक काई है जो नीले रंग की होती है। ये जो काई होती है, नीलहरित शैवाल जो होती है, वो पानी की सतह पर पाई जाती है और ये उपयोगी व लाभदायक होती है और इसका कलर जो होता है वो नीले रंग का होता है। नेक्स्ट है, यह सूर्य प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध करवाती है। यह सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाकर वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों को उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है, ऐसे नीलहरित शैवाल जिसमें एक विशेष संरचना हेटेरोसिस्ट पाई जाती है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सक्षम होती है। एक ऐसी नीलहरित शैवाल होती है जिसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में सहायक होती है। नेक्स्ट है, यह शैवाल 25 से 30 किलो नाइट्रोजन का प्रति हेक्टेयर स्थिरीकरण भी कह सकते हैं या यौगिकीकरण भी कह सकते हैं, यौगिकीकरण करती है। इसका उपयोग धान के खेतों में किया जाता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग कहाँ किया जाता है? धान के खेतों में किया जाता है। पूछ लिया जाए कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? 25 से 30 किलो का। कौन सी फसल में इसका उपयोग किया जाता है? धान की फसल में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां एनामिना, नोस्टोक, साइटोनिया, आसिलेटोरिया आदि हैं। इसकी कुछ प्रजातियां, इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नीलहरित शैवाल का उत्पादन। इसके उत्पादन के लिए एक गड्ढा बनाकर पॉलीथीन बिछा देते हैं। एक गड्ढा बनाया जाता है जिसमें पॉलीथीन बिछाई जाती है, जो 6x3x9 सेंटीमीटर आकार का गैल्वेनाइज्ड लोहे की चद्दर की ट्रे बनवाते हैं। एक चद्दर होती है जिसका नाम है गैल्वेनाइज्ड, जो लोहे की बनी होती है। इसकी साइज होती है 6x3x9 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे, 6x3x9 आकार के गड्ढे में पॉलीथीन बिछाने के बाद 10 किलो बुरबुरी मिट्टी तथा 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट डालकर 6 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। जो ये आकार होता है 6x3x9 का, इसमें पॉलीथीन बिछाने के बाद 10 किलोग्राम बुरबुरी मिट्टी तथा 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट डालकर 6 सेंटीमीटर तक पानी भर देते हैं। नेक्स्ट है, जब मिट्टी पहनने में बैठ जाए तो मृदा आधारित नीलहरित शैवाल के कल्चर को 250 ग्राम लकड़ी के बुरादे के साथ 100 ग्राम प्रति गट्टे के हिसाब से उपचारित करते हैं। जब मिट्टी पहनने में बैठ जाती है तो मृदा आधारित जो नीलहरित शैवाल होती है उसके कल्चर को 200 ग्राम लकड़ी के बुरादे के साथ मिलाकर 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उपचारित करते हैं। 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से उपचारित करते हैं। इस काई को या तो एकत्रित कर लेते हैं या गड्ढों का पानी पूर्ण रूप से सूखने के बाद नीलहरित काई जो होती है उसे सूखी पपड़ी के रूप में एकत्रित करके पॉलीथीन की थैलियों में भर देते हैं। जो नीलहरित काई होती है उसको सूखने के बाद में जब पानी सूख जाता पूर्ण रूप से, तब उसे थैलियों में भर दिया जाता है। नेक्स्ट है, 10 से 15 दिनों के बाद गड्ढों के ऊपर काई की एक मोटी परत पानी के ऊपर तैरने लगती है। 10 से 15 दिनों के बाद गड्ढों के ऊपर एक काई की एक मोटी परत पानी के ऊपर तैरने लगती है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि।
इसका उपयोग धान की रोपाई के 7 दिन बाद 7 दिन बाद करते हैं तथा जिस खेत में इसका उपचार करते हैं उसे पानी स्थिर एवं 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए। जिस खेत में इसका नीलहरी शैवाल का उपचार करते हैं उस खेत में पानी स्थिर एवं 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए। खेत में 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीलहरी शैवाल का छिड़काव करते हैं। कल्चर डालने के बाद 4 से 5 दिनों तक पानी स्थिर रहना चाहिए, मतलब एक जैसा भरा रहना चाहिए। खेत में 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नीलहरी शैवाल का छिड़काव करते हैं और पानी 8 से 10 सेंटीमीटर हमेशा भरा रहना चाहिए स्थिर 4 से 5 दिनों तक। नेक्स्ट है एजोला। एजोला एक काई की प्रजाति है। एजोला पानी में तैरने वाली एक प्रकार की फर्न है जो कि इसकी पंखुड़ियों में उपस्थित नीलहरी काई एनाबिना के साथ सहजीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला पानी में तैरने वाली एक फर्न है जो कि इसकी पंखुड़ियों में उपस्थित नीलहरी काई होती है जो एनाबिना के साथ सहजीवन द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। एजोला कल्चर के उपयोग से पता चलता है कि इसमें 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर एकत्रित हो सकती है। यदि एजोला कल्चर जो होता है उसके उपयोग से 40 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर एकत्रित हो सकती हैं। नेक्स्ट है धान की फसल में एजोला माइक्रोफिला तथा एजोला कैरोलिनियाना, ये ध्यान रखना छोटे अक्षरों में लिख रखा है, कैरोलिनियाना का उपयोग किया जाता है। जो धान की फसल होती है उनमें 2 प्रकार के नीलहरी शैवाल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट है एजोला माइक्रोफिला तथा एजोला कैरोलिनियाना का प्रयोग किया जाता है। एजोला प्रतिदिन 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन जमा करने की क्षमता रखता है। जो एजोला होता है वो 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण जमा करने की क्षमता रखता है। 20 से 25 दिन के भीतर इससे प्रति हेक्टेयर औसतन 20 से 40 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है। 20 से 25 दिन में इससे 20 से 40 किलो नाइट्रोजन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एजोला उत्पादन विधि। अच्छी तरह तैयार खेत में 5 मीटर इंटू 2 मीटर आकार की क्यारियाँ बनाकर उसमें 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। अच्छा जो तैयार खेत होता है उसमें 5 इंटू 2 मीटर आकार की क्यारियाँ बनाते हैं, उसमें 5 से 10 सेंटीमीटर पानी भर देते हैं। ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद 0.5 से 1.5 टन प्रति हेक्टेयर 50 से 100 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से ताज़ा स्वस्थ एजोला क्यारियों में डालते हैं। कितना डालते हैं? 0.5 से 1.5। नेक्स्ट पॉइंट है 15 से 20 दिन बाद एजोला की एक मोटी तह बन जाने पर इसका एक भाग बांस की सहायता से निकाल देते हैं। पंद्रह से 20 दिन बाद एजोला की एक मोटी तह बन जाती है, उसका एक भाग बांस की सहायता से निकाल देते हैं और शेष भाग को फिर बढ़ने देते हैं। 100 वर्ग मीटर क्षेत्र से प्रति सप्ताह 10 किलो एजोला प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखना है 100 किलोमीटर प्रति क्षेत्र से प्रति सप्ताह 100 किलो एजोला प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एजोला की अच्छी बढ़वार है तो प्रति सप्ताह 5 से 8 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाते हैं। यदि एजोला की अच्छी बढ़वार करनी है तो प्रति सप्ताह उसमें 5 से 8 किलो सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। प्रयोग विधि एजोला की। एजोला का उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में किया जाता है।
जो एजोला होता है उसका उपयोग धान के खेत में रोपाई के पहले हरी खाद के रूप में या रोपाई के धान के साथ इसका संवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम विधि में इसका प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में संभव है जहां रोपाई के लिए पर्याप्त पानी हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका प्रयोग वहीं किया जा सकता है, उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां रोपाई के लिए पानी पर्याप्त हो। नेक्स्ट है, खेत को तैयार कर छोटी छोटी क्यारियों में बांटकर 5 से 10 सेंटीमीटर पानी से भर देते हैं। खेत को छोटी छोटी क्यारियों में तैयार करके 5 से 10 सेंटीमीटर पानी से भर देते हैं। क्यारियों में 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला डालते हैं। ध्यान रखना है कितना डालते हैं, 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर एजोला डालते हैं। नेक्स्ट है, दस किलोग्राम सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से डालकर 3 बराबर भागों में खेत में डालते हैं। 10 किलो सुपर फॉस्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से 3 बराबर भागों में बांटकर खेत में डाल देते हैं। नेक्स्ट है, 15 से 20 दिन बाद एजोला की मोटी तह बन जाती है। वह एजोला की मोटी तह बनकर खेत में पानी निकालकर हल चलाकर एजोला को मिट्टी में मिला देते हैं। बाद में धान की रोपाई कर देते हैं। जो एजोला होता है उसको 15 से 20 दिन में उसकी एक मोटी तह बन जाती है। उसमें खेत में पानी निकालकर उसे हल चलाकर एजोला की मिट्टी, जो एजोला होता है उसे मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद धान की रोपाई कर देते हैं। नेक्स्ट है, धान के साथ एजोला प्रयोग के लिए 0.5 से 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 1 सप्ताह बाद खेत में डालें। जो धान के साथ एजोला प्रयोग किया जाता है उसको 0.5 से 1 टन एजोला प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 1 सप्ताह बाद, इम्पोर्टेंट पॉइंट, रोपाई के 1 सप्ताह बाद डालना है। नेक्स्ट है, 20 से 25 दिन बाद एजोला की मोटी तह बन जाती है मिट्टी में। फिर जो तह बनती है 20 से 25 दिन बाद जो तह बनती है उसे मिट्टी में मिला देनी चाहिए। मिट्टी में नहीं मिलाने पर एजोला सड़ जाती है और फसल को पर्याप्त लाभ देता है। जो एजोला होती है वो मिट्टी में नहीं मिलाने पर सड़ जाती है, जिससे फसलों को पर्याप्त लाभ मिलता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉस्फोरस विलेयक जैव उर्वरक। फॉस्फोरस विलेयक जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु का एक ऐसा कल्चर है जिसमें अविलेय फॉस्फोरस को विलेय बनाने की क्षमता पाई जाती है। जो फॉस्फोरस विलेयक जैव उर्वरक है उसमें जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवाणु का एक ऐसा कल्चर है जिसमें अविलेय फॉस्फोरस जो होता है उसको विलेय बनाने की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक्टिनोमाइसीटीज एवं कवक में फॉस्फोरस की विलेयता बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। जो एक्टिनोमाइसीटीज और कवक होते हैं उनमें फॉस्फोरस की जो विलेयता होती है उसको बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं। इसके लिए 4 किलोग्राम जैव उर्वरक का 20 से 25 लीटर पानी में घोल बनाते हैं। प्रयोग विधि, पीएसबी या पीएसएम कल्चर का प्रयोग भी एजोडोबैक्टर या राइजोबियम की तरह बीज भूमि उपचार व पौध उपचार के रूप में किया जा सकता है। जो पीएसबी एवं पीएसएम कल्चर होता है उसका प्रयोग एजोबैक्टर या राइजोबियम की तरह बीज भूमि उपचार व पौध उपचार में किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइकोराइजा। यह एक विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है। जो माइकोराइजा होता है वो एक विशेष प्रकार का कवक होता है जो बहुशाखीय लंबे तंतुओं से बना होता है। पौधों तथा दाल फसलों की जड़ों में इसके तंतु प्रवेश कर जाते हैं। जो तंतुओं का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है मिट्टी में लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है।
पौधों तथा दाल फसलों की जो जड़ें होती हैं उसमें तंतु प्रवेश कर जाते हैं और तंतुओं का वह भाग जो जड़ों के बाहर रहता है वो मिट्टी में लगातार फास्फोरस अवशोषित करता रहता है। यह फास्फोरस तंतुओं के अंदर गति कर पौधों की जड़ों के क्षेत्र में, जड़ों के जो क्षेत्र होता है उसके अंदर पहुंच जाता है। जो तंतु फास्फोरस तंतु होते हैं उनके अंदर गति कर पौधों की जड़ क्षेत्र में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीविता होती है। जो कवक होते हैं और जो पौधे होते हैं उनके बीच सहजीविता होती है, जिससे कवक मृदा में जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित कर पौधों को प्रदान करता है तथा पौधों को कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। जो कवक होते हैं वो मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? जल लवणों का अवशोषित करते हैं, जिससे अवशोषित कर पौधों को प्रदान करते हैं तथा पौधों को कवक कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। जो कवक होती है उसे कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं। इसके उदाहरण हैं अर्बुस्कुलर, उदाहरण है माइकोराइजा के। अर्बुस्कुलर माइकोराइजा का उपयोग मक्का में किया जाता है। जो अर्बुस्कुलर माइकोराइजा जो होता है उसका उपयोग मक्का में किया जाता है, मक्के की फसल में। नेक्स्ट है मिश्रित जैव उर्वरक। मिश्रित जैव उर्वरक क्या होता है? जिनमें एक से अधिक जैव उर्वरक पाए जाते हैं। मिश्रित जैव उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकारक, स्फुरगोलक, पौध वृद्धि बढ़वार में सहायक जड़ीय जीवाणु एवं वेम फफूंद के संयुक्त मिश्रण का उपयोग करने से गैर दलहनी एवं तिलहन फसलों की बढ़वार में अच्छी वृद्धि होती है। मिश्रित एवं जैव उर्वरक कहना क्या चाह रहा है? जो मिश्रित एवं जैव उर्वरक होते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकारक, स्फुरगोलक, पौध वृद्धि बढ़वार में सहायक जड़ीय जीवाणु एवं वेम फफूंद के संयुक्त मिश्रण का उपयोग करने से गैर दलहनी एवं तिलहन फसलों की बढ़वार में अच्छी वृद्धि होती है। जो गैर दलहनी, जो दलहनी और अदलहनी जो फसल होते हैं, जो तिलहन की फसल होती हैं उनमें अच्छी बढ़वार होती है। नाइट्रोजन एवं स्फुरजनित रासायनिक उर्वरकों की खपत में लगभग 10 से 25% की बचत होती है। नाइट्रोजन एवं स्फुरजनित जो रासायनिक जैव उर्वरक होते हैं उनमें लगभग 10 से 25% की बचत होती है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक था नीलहरी शैवाल के बारे में, और हमने मिश्रित जैव उर्वरक के बारे में पढ़ा, माइकोराइजा के बारे में पढ़ा, एजोला के बारे में चर्चा की थी आज की क्लास में। और हम आगे भी आपको ऐसे ही लेक्चर मिलते रहेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि आपकी कमेंट्स का हल निकल सके। और इस वीडियो के जो नोट्स हैं, जो ये मैं डेली लेक्चर ले रहा हूँ, इनके जो नोट्स हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे जो पहले के वीडियो हैं उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या आप आई बटन पर क्लिक करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से अगले जो लेक्चर पहले हो चुके हैं उन्हें देख सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या चैनल पर मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से, ताकि आपके हर प्रश्न का आंसर आपको मिल सके। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक।